So, gentlemen, welcome back for this second session for today training number 2, ISO मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड और उससे स्टैब्लिश होने वाले क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की ये क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर हमने प्रीवियस अपने सेशन में डिस्कस किया है। और कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है पहले बिफोर गोइंग टू दिस स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। सो अभी आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले मैंने किया हुआ है, आई होप कि आपको मेरी आवाज़ क्लियरली पहुंच रही है और मेरी जो स्क्रीन है वो भी डिस्प्ले हो रही है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ISO 9001 डॉक्यूमेंट की। काइंडली मुझे फीडबैक दे दें। चलें, ठीक है, आपका मैसेज आ गया दैट। ये सर, आवाज भी आ रही है। ओके, आवाज भी आ रही है और तस्वीर भी आ रही थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, ग्रेटफुल। तो जिलमैन, दिस इज द डॉक्यूमेंट जो कि जिसको आपने ये समझ लें आपके लिए बाइबल है। मतलब उस सेंस में अगर देखें तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आपने हर वक्त अपने व्यू में रखना है और इसी के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं उनको समझना, उसको हम इस्टेब्लिश करना कहते हैं। और उनको इम्प्लीमेंट करना ऑन ग्राउंड, उनके मुताबिक काम करवाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। और मेंटेन करना, उसको हम ऑडिटिंग के जरिए इंश्योर करते हैं कि वो मैनेजमेंट सिस्टम आपका मेंटेन भी रहे, ठीक है ना। और ये सारे, ये इसमें आप डिफरेंट एक्टिविटीज देखेंगे इस स्टैंडर्ड के अंदर, ठीक है। ये डिफरेंट एक्टिविटीज जो है, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफिल करनी है, तब आप एक ओवरऑल इफेक्टिव मैनेजमेंट सिस्टम जो है इस्टेब्लिश कर सकेंगे। और उससे आप इंटेंडेड आउटकम क्या अचीव करेंगे? गुड क्वालिटी, एक्सीलेंट क्वालिटी। ऑब्जेक्टिव आपका मेन गोल एक ही है कि आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी को बेस्ट करना है, दूसरों से बेहतर करना है। तो इस स्टैंडर्ड के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियरली, मेरा ख्याल है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे इस डॉक्यूमेंट को देते हैं। ये फिफ्थ एडिशन है 2015 का, जो कि ये पब्लिश हुआ था। उस टाइम से लेके अब तक ये ऑपरेशनल है और ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है और इसी को ऑडिट किया जाता है और इसी के ऊपर सर्टिफिकेशन दी जाती है। पहला जो है टाइटल पेज है, इसका नाम जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। आगे अपनी उस दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है, आप देखें उसको आगे। फिर ये कॉपीराइट का है। फिर कंटेंट्स का पेज है जिसके अंदर इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनको डिटेल से ब्रीफ किया हुआ है, ठीक है। अब ये देखें जो क्लॉजेज हैं, इंट्रोडक्शन जो जीरो क्लॉज कहलाती है, फिर उसके बाद स्कोप क्लास 1, फिर नॉर्मेटिव रेफरेंस क्लास 2, फिर क्लास 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन। ये बेसिकली जो फॉरवर्ड से लेके क्लास 3 तक जो सेक्शन है ना, ये नॉन ऑपरेशनल सेक्शन कहलाता है। इसकी ऑडिट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। ये सिर्फ आपको उस वही चीज़ जो मैंने पिछले सेशन में आपको समझा दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक जो चीज़ें होती हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर, वो उसके बारे में नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद क्लास 4 स्टार्ट हो जाती है, उसकी सब क्लासेस है, 5 है, 6, 7, 8, 9 और 10, फिर ठीक है उसकी सब क्लासेस। फिर एनेक्सर भी दिए हुए हैं, फिर एनेक्सर ए और एनेक्सर बी। और बिब्लियोग्राफी के मतलब आप इस स्टैंडर्ड को प्रिपेयर करने के लिए कितने किस्म के रेफरेंस जो हैं वो यूज़ किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के। अगर हम आगे फॉरवर्ड की बात कर लें तो फॉरवर्ड का मतलब होता है कि दिबाचा, मतलब ये जो स्टैंडर्ड है, ये इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है कि ये कैसे इस्टेब्लिश होता है, इसके लिए कौन सी बॉडी किस तरह काम करती है और किस तरह ये कमेटीज फॉर्म होती हैं। तो ISO की मैंने आपको बताया था ना, जब स्टैंडर्ड डेवलपमेंट होती है तो इसका एक पूरा स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का प्रोसीजर है, ठीक है ना। ये 7 स्टेप प्रोसीजर है। सबसे पहले तो रिसर्च की जाती है। रिसर्च की जाती है डिफरेंट जो कंट्रीज के अंदर जो इनकी कमेटीज होती हैं या बॉडीज होती हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनसे ये फीडबैक लेते हैं। मसलन क्वालिटी के बारे में अगर इन्होंने स्टैंडर्ड डेवलप करना है तो क्वालिटी से रिलेटेड उनसे फीडबैक लेंगे, ठीक है। उनके फीडबैक को लेने के बाद फिर इनकी जो कमेटीज होती हैं उनकी फिर मीटिंग्स होती हैं, मल्टीपल मीटिंग्स होती हैं, एक मीटिंग नहीं होती, मल्टीपल मीटिंग्स आती है इनकी। और फिर उन मीटिंग्स के बाद फिर अगला स्टेप स्टार्ट होता है। उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, डिस्कशंस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं। फिर मतलब काफ़ी क्रेजी और रिसर्च के बाद काफ़ी थिंकिंग प्रोसेस करने के बाद फिर अल्टीमेटली एक यूनानिमस जो स्टैंडर्ड है वो आपके सामने पेश किया जाता है और फिर उसको कुछ अरसे के लिए टेस्टिंग के लिए भी लगाया जाता है।
और फिर उसके बाद जब उसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है देन वो फाइनली फाइनल शेप में पब्लिश कर दिया जाता है। नाउ इट इज़ रेडी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि वो इसको इम्प्लीमेंट करें और इससे अपनी क्वालिटी इंप्रूव करें और अपनी सर्टिफिकेशन अचीव करें। सो जेंटलमैन बेसिकली जो कमेटी इसके लिए बनी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, दैट इज द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डॉक्यूमेंट इज टेक्निकल कमेटी ISO ओब्लिक TC 176 क्वालिटी एंड क्वालिटी अश्योरेंस। और इसके साथ एक सब कमेटी भी है जिसको SC2 क्वालिटी सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है ना। ये दो मेन कमेटीज रिस्पॉन्सिबल थी और अभी भी है। मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ स्टैंडर्ड डेवलप कर दिए आपने और आपने मार्केट में उसको भेज दी है, पब्लिश कर दिया है और उसको इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, उसके बाद भी वो कमेटीज उसकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है उसमें इनोवेशंस आती हैं, तो फिर आपको मजीद फीडबैक आता है जो आपने अगला वर्जन देना होता है ना, उसमें फिर आपने वो फीडबैक जो होता है जो आपकी कमेटीज को आता है उसको आपने कंसोलिडेट करना होता है अपने नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में। फिर उसके अंदर आप चेंजेस करते हैं, किसी क्लॉज के अंदर चेंज करना है, किसी सब क्लास के अंदर कोई चेंजिंग लानी है, या स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चर तो सेम, ये हाई लेवल स्ट्रक्चर जो है ये सारा मतलब है कि ये ISO का एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है। PDCA मॉडल इसकी फाउंडेशन है और उसके ऊपर ये जो 10 क्लास का स्ट्रक्चर है ये यूनानिमस है तमाम स्टैंडर्ड्स के लिए। तो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस के लिए फिर बहुत बड़े लेवल की उनको तब्दीलियां करनी पड़ती है जो कि अमूमन नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन उन हर जो टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके अंदर क्लॉजेज हैं, उनके अंदर जो सब क्लासेज हैं उनको उनके अंदर चेंजेस होती रहती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स, ठीक है ना। तो ये कमेटी है बेसिकली, ये ISO 9001 2008 इसका पिछला वर्जन है जो कि ऑब्सलीट हो गया 2015 में। 2015 में जब ये वाला एडिशन आ गया तो फिर पिछला जो है वो खत्म हो गया, ठीक है जी। उससे पहले मतलब है कि ये 2008 में था, ऑपरेशनल था। अब यहाँ से इंट्रोडक्शन इसका स्टार्ट हो जाता है इस डॉक्यूमेंट का या इस स्टैंडर्ड का, जिसमें जीरो क्लास स्टार्ट होती है और जीरो क्लास के आगे फिर फर्दर जो है ना सेक्शंस हैं। पॉइंट 1 जो कि जनरली एक्सप्लेन कर रही है क्वालिटी के रिलेटेड चीज़ों को, कि अगर आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एक तो इसको जनरली एक्सप्लेन इस तरह कर रहा है ये स्टैंडर्ड कि जी आपका जो मैनेजमेंट सिस्टम अगर आपने इम्प्लीमेंट करना है अपनी कंपनी के अंदर, तो ये नीचे लेवल का डिसीजन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मीन्स कि जो आपकी एम्प्लॉयर होता है या टॉप मैनेजमेंट जो होती है वो फैसला करती है जी कि हमने ये वाला मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपने फुलफिल करनी है। जो आप डाउन लेवल पे मैनेजमेंट अगर एक फैसला करती है जी हमने ये मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो आप अपने तौर पे नहीं कर सकते। आपको अल्टीमेटली अपनी लीडरशिप को बीच में कॉन्फिडेंस में लेके, क्योंकि रिसोर्सेज तो उन्होंने प्रोवाइड करने हैं ना, वो तो आप नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इसको स्ट्रेटेजिक डिसीजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इसकी जो मतलब है कि जो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि इससे आपको बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये बेसिक रीडिंग के लिए चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे कंसल्ट कर लीजिएगा। फिर मतलब है कि ये कुछ बेनिफिट्स हैं। फिर उसके बाद इसका बताया कि मतलब ये जो प्रोसेस अप्रोच जो है वो इसके अंदर यूज हुई है जो कि PDCA साइकिल कहलाता है, ठीक है ना। इसमें एक और मेन टर्म इन्होंने यूज किया है, रिस्क बेस्ड थिंकिंग। रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या होती है बेसिकली, वो होती है प्रिवेंशन ऑफ द इंसिडेंट्स, ठीक है ना। मसलन आपने अगर अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक्सीडेंट्स को रोकना है, प्रिवेंट करना है, ठीक है ना। अगर वो एक्सीडेंट्स हो जाएं, इंसिडेंट हो जाएं, तो फिर आपका लॉस तो हो गया ना एक दफा, ठीक है ना। यानी प्रिवेंशन को कहते हैं रिस्क बेस्ड थिंकिंग। तो आप रिस्क बेस्ड थिंकिंग अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे तभी आप जो है वो इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो इस रिस्क बेस्ड थिंकिंग को इस PDCA मॉडल के जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जब चीज़ें आप प्लान करेंगे फिर जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको चेक करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इस प्लान के अंदर क्या
फॉल्ट है, और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए आप फिर करेक्टिव एक्शंस कर लेंगे। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है, इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये बेसिकली आपको प्रिवेंशन प्रोवाइड करती हैं कि आपका लॉसेस, जैसे हमने पीछे पढ़ा था ना, कि ये जो इंटेंडेड आउटकम्स हैं या बेनिफिट्स ऑफ ए सक्सेसफुल इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के क्या होते हैं, कि ये आपको एक ऐसा मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें आपका लॉसेस जो है वो कम से कम होते हैं। ठीक है ना, मतलब मिनिमम होते हैं। वो कैसे लॉसेस कम होते हैं? जब आप रिस्क बेस्ड थिंकिंग अप्रोच अपनाते हैं पीडीसीए साइकिल के थ्रू। ठीक है ना, पीडीसीए साइकिल का जो फॉर्मूला है या मेथड है, इसके ऊपर अप्लाई होता है, जिसको हम प्रोसेस अप्रोच कहते हैं। और उससे फिर आपकी ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्वालिटी इंप्रूव होती है। अगला ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इन दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलोइंग वर्ब्स आर यूज्ड। ये जो ऑडिटर्स के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, इस स्टैंडर्ड के अंदर कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज हुई हैं। जहां पे वर्ड आएगा ना शेल, जिस सेंटेंस में, इंडिकेट्स ए रिक्वायरमेंट्स। इसका मतलब है कि वो रिक्वायरमेंट है जो आपके उस कंपनी ने हर सूरत वो फुलफिल करनी है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। कहीं पे वर्ड आएगा शुड, शुड इंडिकेट ए रिकमेंडेशन। ठीक है, जिस सेंटेंस में शुड का वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कंपनी अगर अपने बेनिफिट के लिए करती है तो ये रिकमेंडेशन है, अच्छी बात है। नहीं भी करती तो नो प्रॉब्लम। मे का वर्ड यहाँ पे आएगा, मे इंडिकेट से परमिशन। ठीक है ना, कि ये अगर कहीं मे का वर्ड यूज हुआ है किसी सेंटेंस के अंदर, दैट मीन्स के यू हैव सम परमिशन टू डू दैट। मतलब अगर कहीं पे किसी क्लॉज के या सब सब क्लास के अंदर लिखा है कि इट मे बी अवॉइडेड, इट मे बी अवॉइडेड मीन्स के आपको इजाजत है कि आप इसकी इस रिक्वायरमेंट्स को निगलेक्ट कर दें, नजरअंदाज कर दें, मतलब आप फुलफिल ना करें। ठीक है ना, जहाँ पे मे होगा वहां पे आपको परमिशन होगी। कैन का वर्ड जहाँ पे यूज होगा, इंडिकेट ए पॉसिबिलिटी और ए कैपेबिलिटी। ठीक है ना, ये कैन का वर्ड कई जगहों पे आगे आएगा इस स्टैंडर्ड के अंदर, इस सेंटेंसेस के अंदर यूज होगा। तो वहाँ का मतलब है कि कोई पॉसिबिलिटी है या कैपेबिलिटी है, मतलब इसको भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं कर सकते, ये पॉसिबिलिटी है कि आप इसको, ये चीज हो जाए इस तरह, अगर ये कैन का वर्ड यूज हुआ है। ठीक है नी, इंफॉर्मेशन मार्क एज नोट इज फॉर गाइडेंस इन अंडरस्टैंडिंग फॉर क्लैरिफाइंग एंड एसोसिएटेड रिक्वायरमेंट्स। तो हर क्लॉज और सब क्लास या किसी डेफिनेशन के साथ नीचे एक नोट भी दिया होता है उन्होंने। ठीक है ना, तो वो नोट का क्या मतलब है? वो गाइडेंस के लिए, मतलब उस टर्म को अंडरस्टैंड करवाने के लिए उन्होंने कुछ गाइडेंस नोट दिया होता है, जिससे आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसकी पॉइंट टू जो क्लास है वो प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिया, ये जो 7 प्रिंसिपल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के बेसिक प्रिंसिपल्स को फोकस में रखना है, इन ये जो समझ लें कि उस सिस्टम के वाइटल कंपोनेंट्स हैं जो कि आप फुलफिल करेंगे, तभी वो ये सिस्टम इफेक्टिवली परफॉर्म करेगा। फिर क्लॉज जो है वो पॉइंट 3 है, जिसमें प्रोसेस अप्रोच है। प्रोसेस अप्रोच यही जो मैं आपको पहले ऑलरेडी बयान कर चुका हूँ कि एक सिस्टम जो है वो एक प्रोसेस अप्रोच के तहत काम कर रहा है। इसको विजुअली भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे, ये पिक्चर के अंदर मजीद आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ये है जी प्रोसेस अप्रोच, जिसको इन्होंने पिक्टोरियली भी एक्सप्लेन किया हुआ है इस स्टैंडर्ड के अंदर। सो मैंने आपको बताया ना कि एक सिस्टम जो होता है डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज या इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स का एक मजमुआ होता है। ठीक है ना, अब देखें इसमें पहला पॉइंट क्या है, सोर्सेज ऑफ इनपुट्स। मतलब अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, कोई प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा कि जिनसे आप रॉ मटेरियल ले रहे हैं, जो उन वो सोर्सेज कौन कौन से हैं, मतलब कहाँ से आप मंगवा रहे हैं। जो आपके पास इनपुट्स आती हैं, इनपुट्स किस फॉर्म में हो सकती हैं? कोई मैटर फॉर्म में हो सकती हैं, एनर्जी की फॉर्म में हो सकती है, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में हो सकती है। मसलन अगर आपने कोई सर्विस बेस्ड बिजनेस है आपका, तो उस इंफॉर्मेशन जो आपको आएगी, जिसकी बेस के ऊपर आप कोई नया कोर्स तैयार करेंगे, कोई नया थीसिस लिखेंगे, कोई नया मतलब बुक लिखेंगे, तो वो आपका इनपुट है। इंफॉर्मेशन की फॉर्म में भी आ सकता है इनपुट, एनर्जी की फॉर्म में, जैसे पेट्रोल है, फ्यूल है,
इलेक्ट्रिसिटी है, गैसेस हैं, ये एनर्जी होती है ना जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए आपको जरूरत है। मैटर की फॉर्म में मसलन कोई फिजिकल चीज़ है, मिसाल के तौर पे अगर आपने प्लास्टिक मंगवाई है अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज करने के लिए, तो वो मैटर की फॉर्म में है। वो आपके इनपुट्स हैं। एक तो इनपुट के सोर्स, पहला पॉइंट हो गया, पहला कंपोनेंट हो गया। दूसरा इनपुट्स, इनपुट एक्चुअली है क्या। उसके बाद इनपुट जब रिसीव हो जाती है आपकी कंपनी के अंदर, देन यू परफॉर्म सम ऑपरेशंस, यू परफॉर्म सम एक्टिविटीज जो कि आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में परफॉर्म हो रही होती हैं। मसलन अगर आपने डिफरेंट मटेरियल्स को मिला के कोई उसके ऊपर मशीन्स काम करेंगी, उसका प्रोसेस होगा एंड और फिर एंड पे एक उस एक्टिविटीज का एक एंड पॉइंट होगा जहाँ पे आउटपुट तैयार होके आपके सामने आएगी। मसलन आपने फर्ज करें मोबाइल फोन बनाना है, तो मोबाइल फोन की जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली है, कभी आप उस पर देखें, वो एक साइड से स्टार्ट होती है, काफ़ी लंबी असेंबली होती है, जहाँ से पहले एक फंक्शन परफॉर्म होता है, फिर अगला दूसरा फंक्शन परफॉर्म होता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर फाइनल शेप में जो है मोबाइल फोन तैयार होके आपके एंड पॉइंट में आ जाता है। ठीक है जी, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। वो आउटपुट जो आप इनपुट इंसर्ट करते हैं और उसको मुख्तलिफ प्रोसेस में से गुजारते हैं, देन यू गेट द आउटपुट्स। वो आउटपुट किसी प्रोडक्ट की शक्ल में आपके सामने आता है। फिर उसके बाद अगला प्रोसेस होता है रिसीवर्स, रिसीवर्स ऑफ आउटपुट्स। मतलब जब आप उस आउटपुट को लॉजिस्टिकली डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर या क्लाइंट तक, इसको कहते हैं आउटपुट को रिसीव करवाना अपने क्लाइंट और कस्टमर का। अब ये देखिए, सोर्सेज ऑफ इनपुट से लेके रिसीवर्स ऑफ आउटपुट, ये डिफरेंट इंटररिलेटेड कंपोनेंट्स हैं ऑफ दिस प्रोसेस। अगर इसमें आप कोई एक एक्टिविटी भी आप मिस कर दें, मसलन अगर आप इनपुट्स लेने बंद कर दें, तो ये क्या सिस्टम आपका काम करेगा? नहीं करेगा। अब इस तमाम सिस्टम को कंट्रोल कैसे करते हैं आप देखें। आप मतलब है कि नीचे आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रही है जिसमें लिखा है पॉसिबल कंट्रोल्स एंड चेक पॉइंट्स टू मॉनिटर एंड मेजर परफॉर्मेंस। अब ये देखें, जो कंट्रोल्स है, आपने सोर्सेज ऑफ इनपुट्स के ऊपर भी कंट्रोल्स रखने हैं कि आपके पास जो भी आपके जो सप्लायर्स हैं वो आपसे हैंकी फैंकिंग ना करे, कोई गलत चीज़ ना आपको प्रोवाइड करे। ये है कंट्रोल। ठीक है। फिर इनपुट जब आपके पास आ जाएगी, यहाँ पे भी आपने कंट्रोल मेंटेन करना है कि कोई लो स्टैंडर्ड मटेरियल तो आपको प्रोवाइड नहीं कर दिया गया। ठीक है ना। ये आप जहाँ पे जब कंट्रोल मेंटेन करेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको जो प्रोवाइड किया जा रहा है रॉ मटेरियल इनपुट्स की फॉर्म में, वो क्वालिटी मटेरियल है। देन फिर जब आप एक्टिविटीज करेंगे, उस रॉ मटेरियल को कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, मिलाएंगे कोई एक नई प्रोडक्ट तैयार करने के लिए, वो तो जितनी एक्टिविटीज वहां पे हो रही है, अगर वहां पे आप कंट्रोल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो वो हो सकता है कुछ का कुछ बन जाए। बनाना आप कुछ चाहते हैं, बन वो कुछ जाए, अगर वो कंट्रोल मैकेनिज्म के अंदर तमाम एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं होंगी। तो हर चेक पॉइंट के ऊपर कंट्रोल आपका जरूरी है। देखना, कंट्रोल आप आउटपुट्स के ऊपर भी है, रिसीवर्स, मसलन जब आपने प्रोडक्ट को डिलीवर करना है, लॉजिस्टिक्स कैसी होगी उसकी एंड यूजर तक, उसको प्रोवाइड कैसे करना है। अगर इसको अनकंट्रोल छोड़ देंगे इस एक्टिविटी को, तो आपकी सारी पिछली मेहनत ज़ाया हो जाएगी। मतलब आपने सोर्सेज ऑफ इनपुट्स के ऊपर कंट्रोल रखा, वेल डन। आपने इनपुट्स के ऊपर कंट्रोल रखा, सही हो गया आपका काम। एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखा, प्रोडक्ट अच्छी बन गई, आउटपुट अच्छी आ गई। आउटपुट की जो, या अमूमन ये होता है ना, क्वालिटी जो मैनेजर्स होते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्टर्स जो होते हैं, ये जब आउटपुट तैयार हो जाती है ना, यहाँ पे उनका काम स्टार्ट होता है बेसिकली। वैसे तो ओवरऑल उन्होंने बाकी प्रोसेस को भी देखना होता है, लेकिन मेन जो है ना, आउटपुट जब तैयार हो जाती है उसकी इंस्पेक्शन करते हैं, फिर देखते हैं कि किस चीज़ की क्वालिटी जो है वो ख़राब है, सही है, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, और जो डिफेक्टिव चीज़ें हैं उनको साइड पे कर देते हैं। ठीक है ना, ताकि वो कस्टमर तक ना जाए। यानी अगर आउटपुट आपकी उस रिसीवर तक चली गई और बैड चीज़ चली गई, तो क्या होगा, आपका बिजनेस खराब होगा उससे। तो ये सारा जो प्रोसेस है, इसको, ये सारे जो फंक्शन या इंटर रिलेटेड जो कंपोनेंट्स काम कर रहे हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड है, यानी आपस में मिले हुए हैं। ठीक है ना। ये एरोस क्या है, ये इनको मिला रहे हैं। इसको हम कहते हैं सिस्टम, और इसको हम कहते हैं ये प्रोसेस अप्रोच वाला सिस्टम है। यानी इसमें एक प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, और ये प्रोसेस जो है बेसिकली इस पीडीसीए साइकिल की मदद से परफॉर्म हो रहा होता है। ठीक है ना।
ये सारी एक्टिविटीज जो है हम इस पीडीसीए साइकिल की मदद से कर रहे होते हैं। मसलन पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसके बाद हम उसको परफॉर्म करते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं, देन फाइनली हम करेक्टिव एक्शन बनाते हैं अगर इवेलुएशन के दौरान में कोई हमें फीडबैक आता है। अब मसलन हम जाके जब क्लास 4 के अंदर जाएंगे तो डिटेल से भी इसको डिस्कस करेंगे। आप सिर्फ इस डायग्राम को थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आप देखें ना, क्लास 6 जो है ये प्लानिंग की है। ये बेसिकली जो पीडीसीए मॉडल का पहला फेज है, प्लान, ये क्लास उसके अंदर फॉल करती है, ठीक है ना। अब प्लानिंग आपने कैसे करनी है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स का कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द रेलेवेंट इंटरेस्टेड पार्टीज। ये तीनों एक्टिविटीज़ करने के बाद आप प्लानिंग कर सकते हैं। अगर ये तीनों एक्टिविटीज़ आप नहीं करेंगे तो आप प्लानिंग अच्छी नहीं कर सकेंगे, यानी ये प्रोसेस अप्रोच फिर आपकी फेल हो जाएगी अगर इनमें से कोई भी कंपोनेंट आप मिस करेंगे, ठीक है ना। तो जब आपने प्लान कर लिया, देन यू हैव टू गो टू द इम्प्लीमेंटेशन फेज। अब वहां पे आपको ऑपरेशंस का मतलब है कि जो प्रोसेस आपने परफॉर्म करने हैं उस प्रोडक्ट को, ये ऑपरेशन, ये वाला जो एक्टिविटीज वाली फेज होती है इसको हम ऑपरेशनल फेज कहते हैं, ठीक है ना। इसमें फिर क्लास 7 और क्लास 8 का रोल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, कॉम्पिटेंट रिसोर्स, मुनासिब वर्कर, उनकी ट्रेनिंग, उनका सब कुछ, और बाकी जो मशीनरी चाहिए उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, अगर वो चीज़ें आपने प्रोवाइड नहीं की, रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं किए, तो ये आपके जो ऑपरेशंस हैं और उनका आपने कंट्रोल मेंटेन नहीं किया, तो फिर ये क्या होगा, आपकी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी, कोई इंसिडेंट होगा, और आपका जो है वो सिस्टम ब्रेक करेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और उसका ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा आपकी क्वालिटी के ऊपर। जब आप ऑपरेशन से निकलेंगे तो फिर आप उसको ऑपरेट आपने कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। अब आप उसकी जो परफॉर्मेंस है, वो जो मतलब प्रोसेस आपने परफॉर्म किया है, जैसे मैंने आपको बताया ना, जब ये आउटपुट तैयार होके आ जाती है, इसको यहाँ पे इवेलुएशन होती है, जहाँ पे आउटपुट में उसको इवेलुएट किया जाता है कि वो जो प्रोडक्ट आपने तैयार की है वो आया कि आपकी जो सेट ऑफ क्राइटेरिया सेट है उसके मुताबिक वो तैयार हुई है या नहीं हुई। यहाँ पे वो क्वालिटी मैनेजर, क्वालिटी इंस्पेक्टर और ये उसको इवेलुएट करते हैं। फिर अगर जहाँ पे कोई कमी पेशी होती है फिर अपना वो फीडबैक देते हैं, और फिर उसको फिर दोबारा से इसमें प्लानिंग फेज में डाला जाता है इसके अंदर, और दोबारा से इसको करेक्ट करके इम्प्रूवमेंट की तरफ लाया जाता है, ठीक है जी। अब देखें ना, जो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन है उसमें भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन की नीड है। रिजल्ट्स ऑफ द क्यूएमएस, जो आपने क्यूएमएस जो एस्टेब्लिश किया, और डिफरेंट जो मतलब आपने एक्टिविटीज़ की उनकी रिजल्ट्स, और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो आपने तैयार की, उन सबको आपको एवेलुएट करेंगे और उस क्राइटेरिया सेट के मुताबिक जो आपने सेट किया, और उसको आप असेस करेंगे कि वेदर ओवर प्लानिंग जो हमने की है इस ओवरऑल एक्टिविटी को परफॉर्म, इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, इसमें कोई खराबी तो नहीं है। मिसाल मैं आपको बहुत सारी दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको बताया था कल की उसमें लेसन में कि जी हम अगर एक कस्टमर टाइम वेट जो है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, उसको रिड्यूस का क्या मतलब है कि कस्टमर आते हैं आपके रेस्टोरेंट पे, वो खड़े रहते हैं काफ़ी देर तक और उनको ऑर्डर डिलीवर नहीं होता। वो मतलब वो इरिटेट हो जाते हैं। वो फिर कस्टमर, इससे क्या अंदेशा है कि आपके कस्टमर कम हो सकते हैं। तो आपने क्या प्लान करना है कि उनका जो वेट टाइम है उसको रिड्यूस करना है। तो प्लानिंग में आपने रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव सेट किया पहली फेज में कि 10% हम जो है वो रिड्यूस करेंगे वेट टाइम को, ठीक है जी। ये प्लान आपने कर लिया। अब उस प्लानिंग को जब आपने परफॉर्म करना है ना, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप सिर्फ जो है वहाँ पे जो है मतलब है कि ऐलान कर दें जी कि कस्टमर जो है वो 10 मिनट से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो इससे तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। आपको मुख्तलिफ वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, मतलब मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। मसलन कि जो कस्टमर जहाँ से रिसीव करते हैं प्रोडक्ट, वहाँ पे कोई ऐसा मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ेगा। आपके किचन के अंदर कोई तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, आपके स्टाफ को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपके किचन की स्टाफ को हो सकता है बढ़ाना पड़ जाए। मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करने के बाद
आप जब ये सारा एक्शन करेंगे तो फिर आप इवेलुएट करेंगे उसको कि क्या वो जो 10% का टारगेट है आपने अचीव किया या नहीं किया। अगर आप फर्ज करें पहली अटेम्प्ट में आप 7% वो टारगेट अचीव कर पाए, दैट मीन्स कि अभी 3% का उसमें मौजूद है मार्जिन। तो फिर आप करेक्टिव एक्शन बनाएंगे उस 3% को इम्प्रूव करने के लिए। आप करेक्टिव एक्शन बनाएंगे परफॉर्मेंस इवेलुएशन के बाद, ठीक है जी। फिर वो जो है ना वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, क्योंकि जब आप करेक्टिव एक्शन बनाएंगे तो तभी वो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। जब दोबारा उसको आप करेक्टिव एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर आपको जब नेक्स्ट टाइम आप उसकी इवेल्युएशन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये जो हमने नया करेक्टिव एक्शन प्लान बनाया था उसके मुताबिक चीज़ें परफॉर्म हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर तो वो 10% रिड्यूस हो गया वेट टाइम और आपके कस्टमर की मतलब नीड पूरी हो गई है, आपको आप भी इजी हो गए हैं कि आपने कुछ एक्शंस वहाँ पे इस तरह के लिए कि जिसकी वजह से वो आपका जो इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव था अपनी ओवरऑल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, कस्टमर टाइम को रिड्यूस करने के लिए, वेट टाइम को रिड्यूस करने के लिए वो अचीव हो जाएगा। ठीक है जी। आगे हम चलें, प्लान डू चेक एक्ट में आपको डिटेल से बता चुका हूँ रिस्क बेस्ड थिंकिंग क्या है। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जब मैं आपको डॉक्यूमेंट भेजूंगा। बट इसका जनरल कंसेप्ट यही है जो मैंने आपको ब्रीफ कर दिया कि रिस्क बेस्ड थिंकिंग मींस कि आप आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज और उनको इंसिडेंट में कन्वर्ट होने से रोकेंगे। ठीक है, अगर कोई रिस्क है आपकी किसी भी स्टेज के ऊपर इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना, ये जो प्रोसेस अप्रोच है आपकी, ये जो सोर्सेज ऑफ इनपुट्स हैं, यहाँ पे कोई रिस्क रिस्क क्या हो सकता है कि आपका जो क्लाइंट है, कस्टमर है, या सॉरी आपका जो प्रोवाइडर है जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, वो किसी ऐसी एरिया में है जो बहुत दूर है यहाँ से आपकी ऑर्गेनाइजेशन से। कहीं वहाँ पे कोई सिविल राइट्स हो जाते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो वो आपकी वो जो रॉ मटेरियल है टाइमली आपकी कंपनी में पहुंच नहीं सकता, ये रिस्क हो सकता है। मल्टीपल रिस्क रिस्क हो सकता है आपका जो सप्लायर है वो जो कोई रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का उनको पूरा ना कर रहा हो सकता है वो सब स्टैंडर्ड इनपुट्स आपको दे के जाता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो उनको आपने डिफाइन करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि उनके अंदर कोई रिस्क तो नहीं है। इस स्टेज के ऊपर भी, इनपुट्स की स्टेज के ऊपर भी आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, यानी रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं। एक्टिविटीज की स्टेज के ऊपर इसीलिए हर जगह पे देखें ना कंट्रोल नजर आ रहा है आपको, सोर्सेज ऑफ इनपुट्स के को भी आपने कंट्रोल्स एंड चेक्स लगाए हुए हैं ताकि कोई सब स्टैंडर्ड एक्टिविटी ना हो जाए यहाँ पे। इस फेज के ऊपर भी, इस एक्टिविटीज की फेज के ऊपर भी, आउटपुट की फेज के ऊपर भी, और रिसीवर्स ऑफ द आउटपुट्स के ऊपर भी कंट्रोल आपने अप्लाई किए हुए हैं, ठीक है ना। और ये जरूरी है, इसको कहते हैं हम रिस्क बेस्ड अप्रोच। फिर उसके बाद रिलेशनशिप विद अदर मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है इसका कुछ और जो इसके मतलब स्टैंडर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, जैसे कि ISO 9000 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल्स एंड वोकेबलरी, ठीक है ना। ये एक अदर डॉक्यूमेंट है जिसको आपने कंसल्ट करना है, जिसके अंदर टर्म्स एंड डेफिनेशन बयान की हुई है, ठीक है ना। इसको मतलब इस डॉक्यूमेंट की गाइडेंस के लिए ये डॉक्यूमेंट मौजूद है। इसी तरह एक दूसरा डॉक्यूमेंट है ISO 9004। ये क्या करता है, मैनेजिंग फॉर द सस्टेन्ड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एक क्वालिटी मैनेजमेंट अप्रोच प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, ये जो गाइडेंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ये कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है जिसको आपने फुलफिल करना है। ये आपकी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस स्टैंडर्ड को मजीद अगर आप अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो इन दो मजीद जो स्टैंडर्ड्स हैं जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ है इनके डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो इनको आप कंसल्ट कर सकते हैं। एनेक्सर बी भी दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, provides details of other international standards on quality management and quality management system that have been developed by ISO। यानी इस कमेटी ने इससे पहले जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हुए हैं, जो सिस्टम बनाए हुए हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के, वो एनेक्सर बी के अंदर दिए हुए हैं डिटेल के साथ, ठीक है जी। उसके बाद आगे आ जाता है जी आपका ऑपरेशनल ये स्कोप की क्लास आ जाती है, स्कोप क्लास 1, ठीक है ना। ये बेसिकली यहाँ से आपका जो है क्लास 0 तो बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले सेशन के अंदर दिया है। अब यहाँ से आपका जो है ना वो प्रॉपर क्लास 1 से स्टार्ट हो जाता है काम, लेकिन 1, 2 और 3 ये नॉन ऑपरेशनल है, ये भी जनरल
अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्कोप क्या है? स्कोप मीन्स कि इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी, ठीक है ना, कहाँ पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, कहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्यों जो है स्टैंडर्ड जो है अप्लाई किया जाता है, इससे क्या आपको रिसीव होता है, अचीव होता है, ठीक है ना, वो इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट्स फॉर ए क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या करता है, स्पेसिफाइज रिक्वायरमेंट सारे क्वालिटी, एक क्वालिटी इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अगर ये सारी क्लॉजेस जो इसके अंदर मौजूद हैं, अगर आप उनको एज इट इज इम्प्लीमेंट कर दें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आप एक इफेक्टिव क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस्टेब्लिश कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। और अगर जब आप उसको ऑडिट करेंगे तो दैट मीन्स कि आप उसको इम्प्लीमेंट मतलब मेंटेन भी कर रहे हैं। उसके बाद क्लॉज टू है नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। इस स्टैंडर्ड का एक नॉर्मेटिव रेफरेंसेस यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ISO 9000 2015 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम फंडामेंटल एंड वोकेबलरी। ये एक और डॉक्यूमेंट है जो कि नॉर्मेटिव रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया है। जो हेल्थ एंड सेफ्टी का मैनेजमेंट स्टैंडर्ड है ना, वो जो टर्म्स यूज हुए हैं ना, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, ठीक है ना, वो उसके अंदर ही उन्होंने दे दी हैं क्लास 3 के अंदर। 37, आई थिंक 37 डेफिनेशंस हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अलग से एक डॉक्यूमेंट दिया है इन वोकेबलरी को या इन टर्म्स को डिफाइन करने के लिए। और ये है ISO 9000। क्योंकि 9000 मैंने आपको बताया था ये क्वालिटी की फैमिली है, जहाँ पे 9000 का वर्ड आएगा, 9001 है, 2 है, 3 है, 4 है, वो क्वालिटी से ही रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा। ठीक है ना। ये स्पेसिफिक कोड है क्वालिटी से रिलेटेड। तो ये एक और डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सिर्फ ये बाकी रिक्वायरमेंट्स वहां पे मेंशन नहीं की गई, सिर्फ टर्म्स एंड डेफिनेशन जो क्लास 3 है ना, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ लिख दिया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस डॉक्यूमेंट द टर्म्स एंड डेफिनेशन गिवन इन ISO 9000 2015 अप्लाई। यानी इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो टर्म्स एंड डेफिनेशंस दी हुई हैं वो अप्लाई होती हैं इस क्लास के अंदर। ठीक है जी। तो ये बेसिकली जो आपका जो बेसिक कंसेप्ट है एक मैनेजमेंट सिस्टम के इंट्रोडक्शन का, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में हम आते हैं तो इसका ऑपरेशनल पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज़ आप मुझसे दोबारा एक्सप्लेन करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, या कोई आप अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू इसमें ऐड करना चाहते हैं, तो काइंडली आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक या मेरी जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक जो पॉसिबल इसकी लर्निंग थी वो मैंने आपको बता दी है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। और इसमें प्रिंसिपल्स कौन 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 से हैं, सिस्टम क्या होता है, क्वालिटी क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी का सिस्टम क्या होता है। ठीक है जी। जी जी। अच्छा चले असदुर रहमान, ठीक है, थैंक यू। अ, इसी तरह चले उतनी देर में फिर इसको रिपीट कर लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी जीरो क्लास। बेसिकली इसके आगे सब क्लासेस हैं, मतलब .1, .2, .3, .4, .5, इसमें मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको दी हुई हैं। फिर क्लास 1 बेसिकली स्कोप है। स्कोप मींस सबसे पहला तो ये है कि ये जो स्टैंडर्ड है ये नॉर्मल लेवल पे अप्लाई नहीं हो सकता। ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, आपकी मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि आपने इस मैनेजमेंट सिस्टम को अप्लाई करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और ये जो मैनेजमेंट सिस्टम है ये एक प्रोसेस अप्रोच के तहत अप्लाई होता है। इस प्रोसेस अप्रोच को हम कहते हैं PDCA साइकिल। जो इस प्रोसेस अप्रोच और इसमें मेन फोकस होता है हमारे कस्टमर्स के ऊपर, जिसमें सॉरी क्वालिटी के प्रिंसिपल्स के ऊपर। और क्वालिटी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनमें सबसे मेन उसका जो ऑर्गन होता है या कंपोनेंट होता है दैट इज कस्टमर फोकस। ठीक है। उसके बाद आगे 6 और प्रिंसिपल्स हैं जिनको फॉलो करके हम क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये जो सेट ऑफ इंटरलेटेड एक्टिविटीज है दैट इज कॉल्ड द सिस्टम, जिसमें मुख्तलिफ एक्टिविटीज इंटरलेट होकर एक दूसरे के साथ परफॉर्म कर रही होती हैं। और ये सिस्टम आपको कहता है कि आप हर पॉइंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस करेंगे। आप सोर्सेज ऑफ इनपुट के ऊपर भी चेक रखेंगे ताकि कोई गलत सोर्स आपकी डायरेक्टरी में शामिल ना हो जाए। मतलब जो सप्लायर आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं
कोई गलत बंदा आपके उसमें सप्लाई वाली टीम में शामिल ना हो जाए। यहाँ पे अगर आप प्रॉपर कंट्रोल मेंटेन करेंगे, उसके बाद इनपुट जो भी आपका नेचर ऑफ द बिजनेस है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हैं या आपको एनर्जी की फॉर्म में कोई इनपुट चाहिए, इंफॉर्मेशन की फॉर्म में कोई इनपुट चाहिए, तो वहाँ पे अगर आपका कंट्रोल इन प्लेस होगा तो कोई गलत इनपुट आप तक नहीं आएगी। ठीक है, अगेन एक चेक रखने से आपकी ऑटोमेटिकली इसका अल्टीमेटली फायदा होगा ना आपकी ओवरऑल क्वालिटी के अंदर। इसी तरह जो आपका ऑपरेशनल पार्ट होता है, यानी जहाँ पे एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, आपकी प्रोडक्ट तैयार होती है जिसको हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं वहाँ पे भी आपको स्ट्रिक्ट किस्म का चेक एंड कंट्रोल रखना है। देन आउटपुट के लेवल पे जहाँ पे क्वालिटी चेक होती है, जब भी प्रोडक्ट तैयार होके आती है वहाँ पे क्वालिटी कंट्रोलर जो होते हैं वो अपनी इंस्पेक्शंस करते हैं, चेक करते हैं, देखते हैं कोई प्रोडक्ट जो है वो जो सेट क्राइटेरिया कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, कोई मतलब जो आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है इस प्रोडक्ट का उसके मुताबिक तैयार हुई है। और अगर जो कोई फॉल्टी होंगी उनको वो सेग्रीगेट करके अलग कर देते हैं। तो अच्छी जो कंपनीज होती हैं उनकी ये कोशिश यही होती है कि एक अच्छी प्रोडक्ट हमारे एंड यूज़र तक जाए। क्योंकि आपको पता है ना, ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि ये लाइक, आपको एग्जांपल देता हूँ, टोयोटा कंपनी की, ये जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं। अब इनका टोयोटा जो पहले एक्सेल आई थी उसके अंदर जब इन्होंने काफ़ी सारे उसके यूनिट सेल कर दिए, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ बल्कि वर्ल्ड वाइड, तो उसमें ब्रेक्स का कोई इशू आ गया। अब वो ब्रेक्स का जब इशू आया तो कंपनी ने वो मतलब सारा जो मटेरियल उन्होंने, जो जितनी भी गाड़ियां जितने भी यूनिट सेल किए हुए थे, रिकॉल कर लिए सारे। अब उनको कितना लॉस था उस कंपनी को कि मतलब इतनी गाड़ियां जो उन्होंने सेल कर दी हैं, इतने यूनिट, उनको सबको वापस मंगवाना। लेकिन देखें, उन्होंने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने वक्ती तौर पे ये सोच नहीं सोची कि इस वक्त हमें लॉस हो जाएगा, उनने आगे की सोच सोची कि यार अगर आज ये हम इकदाम लेते हैं, वक्ती तौर पे हमें लॉस होगा, लेकिन जब हम इसको करेक्ट करके मार्केट में फेंकेंगे तो हो सकता है हम ज्यादा प्राइस के ऊपर भी चीज बेचें तो हमारी बिक जाएगी। ठीक है ना। तो ये जो ट्रस्ट है ना, इसको बिल्टअप करना, कस्टमर के मतलब फोकस रखना, ये रिक्वायरमेंट है आपके स्टैंडर्ड की भी। इसी जो क्वालिटी प्रिंसिपल्स हैं उनको फोकस करके जब आप एक सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो इफेक्टिवली वो परफॉर्म करेगा। सो जेंटलमैन, दिस इज अप फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि अभी कोई 2-1 मिनट ही रह गए हैं। तो बजाय इसके कि हम टाइम वेस्ट करें, हम रिकॉर्डिंग को कन्वर्ट कर लेते हैं इन द मीन वाइल, और 7 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, देन वी विल कम अगेन फॉर द थर्ड सेशन। जी, वंस अगेन आई आस्क यू इफ एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क, अदरवाइज आई एम गोइंग टू स्टॉप द क्लास। और फिर इंशाल्लाह हम 7 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे। नो क्वेश्चन, ओके। ओके, लेट मी क्लोज इट।